सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि विकसित भारत का संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर टिका है और यही 4 उनके लिए बड़ी जातियां हैं। इनका उत्थान विकसित भारत बनाएगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब ये सारी समस्याओं से मुक्त होंगी, सशक्त होंगी, तो स्वाभाविक रूप से सभी जातियां सशक्त होंगी, देश सशक्त होगा। इसी सोच के साथ 6 साल पहले आकांक्षी जिलों की शुरुआत हुई थी। अब इन्हीं में संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि अभियान के नाम से ही पता चलता है कि ये किसी कमी को पूरा करने के लिए चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के आज के अंक का विषय है संपूर्ण विकास का संकल्प, संपूर्णता अभियान। आज हम इसी से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। जैसे केंद्र सरकार का ये अभियान है क्या, इस अभियान का लक्ष्य क्या है, किन संकेतकों पर इसको परखा जाएगा, इससे आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा। इस महत्वपूर्ण अभियान पर चर्चा के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। जाने माने अर्थशास्त्री एवं प्राध्यापक प्रोफेसर मनीष शर्मा जी। मनीष शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद राशि साहब। सर, मेरा जो पहला सवाल है, मूल सवाल है, मैं यही जानना चाहता हूं कि ये संपूर्णता अभियान है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, संपूर्णता अभियान, आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि विकसित भारत लक्ष्य के लिए, विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हमें जो है हर सेक्टर में, और जो आपने 4 जातियां बताई हैं, उन सब का सर्वांगीण विकास हो, इंक्लूसिवनेस हो, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। अब तक जो हम बात करते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते थे, अब हम जो है मूविंग बियॉन्ड इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ सक्सेस से आगे जाना चाहते हैं। क्योंकि पिछले 74 सालों से, आज़ादी के बाद से, हम देख रहे हैं देश आर्थिक फ्रंट पर तो विकास कर रहा है, लेकिन सामाजिक जो फ्रंट है, जिसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य और ख़ास करके महिलाओं का स्वास्थ्य जो देख रहे हैं, इनके जो पैरामीटर्स है अभी भी बहुत ही निम्न स्तर के हैं। ग्लोबली अगर देखें तो बहुत ही नीचे हैं, और मध्य प्रदेश के लिहाज से तो हम कुछ मेजर्स में बहुत नीचे हैं। तो इनके विकास को पाए बिना, इन स्वास्थ्य और शिक्षा, जो हम जिसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रॉन्ग किए बिना हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव अगर कर भी ले तो उसमें बहुत सारी असमानताएं दिखेंगी जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए ऐसा एक जिसको संपूर्णता अभियान कहा गया, अभियान के तौर पर इसको लेकर के। सर मनीष जी, संपूर्णता अभियान के 6 इंडिकेटर हैं, 6 संकेतक हैं, या अगर आप कहें कि केपीआई जो है वो कौन से हैं, क्या हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतवर्ष में 2024 की स्थिति में 806 जिले हैं और 7,256 ब्लॉक्स हैं। तो पिछला जो आपने बताया 6 साल पहले जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया था। तो हमने उसका नाम जो था वो आकांक्षी जिला, जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कहते हैं, एडीपी कहते हैं, वो स्टार्ट किया था। अभी हम लोगों ने 2023 में और 2024 के जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन भी किया। तो अब हम लोगों ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रखा है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी रखा है। अच्छा। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने जो है 329 डिस्ट्रिक्ट से 500 ब्लॉक, हाँ देश भर में 329 डिस्ट्रिक्ट से 500 ब्लॉक को रखे हैं। 7,256 ब्लॉक से 500 ब्लॉक को रखा है, 7,256 से 500। और जिलों में हम लोगों ने 806 जिलों में 112 जिलों रखे हैं। और ये 112 जिले जो हैं, जो चुने गए हैं, वो रिमोट और अनप्रिविलेज्ड जो जिले हैं, जिनमें जो एक तरह से प्रिविलेज जिनको नहीं मिला है सब विकास के जो पैरामीटर्स के अनुसार में, तो उनके हिसाब से उस पर भी बड़ा साइंटिफिक तरीके से इन जिलों का चयन किया गया है। जैसे अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो 2000 जो 6 साल पहले जो बात हुई थी 2018 में उसमें हमने 5 पैरामीटर्स लिए थे: इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और डिप्राइवेशन, डिप्राइव्ड जो हो गए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 इंडिकेटर रखे थे, जिसमें 7.5 करके वेटेज था, 7.5%। एजुकेशन में 2 था, वो भी 7.5। हेल्थ और न्यूट्रिशन में 4 थे, 7.5।
और डेप्रीवेशन में एक था 25%। मतलब ये तीनों में 7.5 करके 75 और ये 25%। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लिया हुआ था वो हाउस होल्ड, जिसमें इंडिविजुअल टॉयलेट नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जिन गाँव से नहीं जुड़ी हुई है, जिन गाँव में ग्रामीण गाँव की बात करें, जिन गाँव में पानी की सुविधा नहीं है, जो गांव में विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। एजुकेशन की बात करें तो छात्र शिक्षक रेशियो जो अनुपात है उसका ध्यान रखा गया। एलिमेंट्री लेवल पर जो है, जो ड्रॉप आउट है बच्चों में स्कूल से, उनका ध्यान रखा गया। हेल्थ में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही कि नहीं हो रही, कितनी हो रही है, एंटीनेटल केयर कितनी महिलाओं को मिल पा रहा है। और 25% ऐसे गाँव को लिया गया था जिसमें जो है ऐसे लैंडलेस हाउस होल्ड हैं, ज़्यादातर लैंडलेस हाउस होल्ड हैं जो कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ पर निर्भर हैं। कृषक तो हैं, किसान मजदूर हैं, लेकिन वो उनका ज़मीन या फिर घर नहीं है। तो ऐसे लोगों की जो गांव थे उनको लिया गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो रिमोट और जो एकदम ही पिछड़े गांव थे, उन गांव को एक कॉम्पिटिटिवनेस में की फील्ड में लाने के लिए ऐसे गांव का चयन किया गया था। जी। अगर मनीष जी, हम कागज़ पे तो ये बहुत बातें स्ट्रॉन्ग दिखती हैं। नहीं, एक बात और मैं आपने पूछा था पिछली बार, तो उसमें जो पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, तो अभी 6 जो पैरामीटर्स बने हैं, तो ब्लॉक लेवल पर जिसको हम कहते हैं कि एस्पिरेशनल ब्लॉक, ये दोनों कॉमन है क्या? जिले, आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक के जो पैरामीटर हैं दोनों अलग हैं। जी, जैसे मध्य प्रदेश के लिए जिला अगर देखते तो विदिशा जिला को लिया गया था। ठीक है। और ब्लॉक जो है राजगढ़ के भी हैं बहुत सारे। कितने जिले मध्य प्रदेश के, कितने जिले हैं आकांक्षी जिलों में जो ये संपूर्णता अभियान है वो चलाया जा रहा है? सर, जिले 9 जिले हैं जिसमें कि छतरपुर है, दमोह है, बरवानी है, राजगढ़ है, विदिशा है और गुना है, सिंगरौली है, खंडवा है और इस तरह से 9 जिले हैं। और इन्हीं जिलों के ब्लॉक में भी इन जिलों के ब्लॉक में होंगे। अगर हम सिर्फ एडीपी की बात करते हैं जिसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो उसमें बात करें तो सिर्फ विदिशा एक जिला को रखा गया है। अच्छा, तो बाकी जो जिले हैं उनके ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 29 जिलों में 42 ब्लॉक को रखा है। अच्छा, और जो हम संकेतकों की बात कर रहे हैं, दोनों में क्या कौन कौन से अलग हैं? संकेतक देखिए, जैसे कि आप ब्लॉक लेवल पर अगर बात करते हैं, पहले हम ब्लॉक लेवल की बात करते हैं, तो उसमें एएनसी के लिए जो एंटीनेटल केयर है, जो प्रसव पूर्व जो केयर होता है महिलाओं के लिए, पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाना है। पहले तिमाही में प्रतिशत बढ़ाना तो 100% तक जाना है। तो ये लक्ष्य रखा गया है। अब ये दिगर बात है कि वो लक्ष्य को हम कितना प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा है, जबकि आपको ये भी पता रहना चाहिए, ये जो 3 महीने का कैंपेन है वो 4 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक होना है। 4 जुलाई को जो उद्घाटन हुआ 30 सितंबर तक 30 सितंबर जी। तो ये 4 जुलाई से 30 सितंबर तक जो रखा गया, तो विदिशा जिले में 9 तारीख को माननीय राज्यपाल जी ने इसका उद्घाटन किया था। और ऐसे आपके सिंगरौली और रतलाम के लिए 4 जुलाई को जो सेंट्रली जो हुआ था, वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो चुका था। अब ब्लॉक लेवल में जो 6 तो हमने बताया, जैसा कि फर्स्ट तिमाही के भीतर जो प्रसव पूर्व जो देखभाल होता है, जिसको एंटीनेटल केयर कहते हैं, पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाना है। ब्लॉक में जो लक्षित जनसंख्या के मुकाबले मधुमेह के लिए जांचे गए व्यक्तियों का प्रतिशत बढ़ाना है। ब्लॉक में लक्षित जनसंख्या के मुकाबले उक्त रक्तचाप के लिए जांच किए व्यक्तियों का प्रतिशत बढ़ाना है। ICDS जो कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से पूरक पोषण जो न्यूट्रिशन लेने वाली महिलाओं के प्रतिशत है उनको बढ़ाना है। और एक और किसानों के लिए जो सॉयल हेल्थ कार्ड होता है, उनके प्रतिशत का, उनके कार्डों का प्रतिशत बढ़ाना है। और ब्लॉक में कुल जो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो स्वयं सोसाइटी समूह, उसके रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वालों का जो प्रतिशत है उनको भी बढ़ाना है। ये तो हुई ब्लॉक लेवल की बात जी। अब आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं तो वही है, पहले तिमाही के भीतर प्रसव पूर्व एक ICDS के नियमित रूप से पूरक पोषण लेना, वो ब्लॉक में भी था। पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ाना है, जो 9 से 11 माह के अंदर जो बच्चों को टीका लगता है जन्म से लेकर के, उनको बढ़ाना है। और वितरित जो सॉयल हेल्थ कार्ड है उसको भी रखना है।
और बिजली वाले स्कूल जो ब्लॉक में नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल में रखना है, तो हर स्कूल को 100% स्कूल जो है उस जिले के इलेक्ट्रिफाइड होना है। और पढ़ाई शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 महीने के अंदर बच्चों को जो है पूरी पाठ्य पुस्तकें जो है उपलब्ध मुहैया कराए जाने का प्रावधान इन 3 महीनों में करना है, और लक्ष्य जो है 100% का है। बहुत इम्प्रेसिव है ये सारे डेटा, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तो लक्ष्य हो गए कि क्या क्या करना है। अब इसमें संपूर्णता अभियान जो है उसका एक्शन प्लान क्या है? मैं ये समझना चाहता हूँ दरअसल इस सवाल के जरिए कि गतिविधियाँ बहुत हो रही हैं, इसकी मॉनिटरिंग किस तरह से की जाएगी? जी सर, ये आपने बहुत अच्छा मॉनिटरिंग के लिए ये एक तरह से अभियान जो है वो पीपीपी मोड पर आप कह सकते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट एनजीओ जो है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो, और जो गांव के लोग हैं जो अपने स्वयं समूह जिसको कह सकते हैं, जो स्वसहायता समूह नहीं, उसको कहते हैं वॉलंटियरली जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्कूल के बच्चे हुए, अस्पताल के कर्मचारी हुए, तो ये करेंगे। लेकिन इसमें जो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक जो है वो 3 महीने का एक्शन प्लान बनाएगा 6 इंडिकेटर के साथ, आपने आपको जैसा बताया, और इसकी ट्रैकिंग हर महीने होगी स्टैटिस्टिकली कि कितना प्रतिशत बढ़ा, आंकड़ों का मूल्यांकन होगा। एक प्रोग्राम चल गया, आंकड़ों का मूल्यांकन नहीं होता, इसमें आंकड़ों का मूल्यांकन, अगर कमी पाई जाती है तो क्यों कमी पाई जाती है उसका विश्लेषण होगा, और विश्लेषण के बाद फिर जो है कहाँ जो कमियां, उन कमियों को दूर करते हुए और स्पीडिफाई किया जाएगा, ताकि कि हम समय सीमा के अंदर अपने लक्ष्य के को पा सके, अगर ना पा सके करीब करीब तो आ सके। और इसके लिए जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम, बिहेवियर चेंज कैंपेन, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स उसमें जुड़े रहेंगे, बाकी स्कूल के बच्चे जैसा हमने बताया, कॉलेज के बच्चे, कुछ क्लब हैं, कुछ नागरिक समूह हैं, ये सब जो है मिल करके इस कैंपेन को चलाएंगे। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा ये स्वच्छता अभियान जैसा ही है कि ये केंद्र सरकार ने नहीं, देखिए स्वच्छता अभियान जो है वो मिशन है, वो एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट है, लॉन्ग टर्म स्वच्छता अभियान चलता रहता है, उसमें स्वच्छता अभियान चलता ही रहा वो, और ये जो है शॉर्ट टर्म 3 महीने के लिए है, तो इसमें इंटेंसिव फोकस जो है बहुत ही नैरो है। स्वच्छता अभियान में बहुत सारे फोकस थे, और ये नैरो और ये शॉर्ट टर्म है, तो स्वच्छता अभियान से उस तरह से तुलना नहीं कर सकते। जी मनीष जी, आप बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं, प्राध्यापक हैं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ ये एडीपी और एबीपी मतलब क्या है ये शब्दावली? और नहीं, आप भी जानते हैं डिस्ट्रिक्ट एडीपी जो है वो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और वो ब्लॉक वाला, वो ब्लॉक हो गया। जी, जो आपने थोड़ा अभी डिफाइन किया है पूरा। जी। अच्छा, इसके जो टारगेट लिया है 3 महीने का, उसके बाद आम लोगों का जीवन इससे कैसे बदलेगा? क्योंकि बहुत अच्छा लक्ष्य में, मतलब आंकड़ों पर आपने जितना बताया, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, बहुत ही इम्प्रेसिव ये पूरा अभियान है। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो है वो मूविंग बियॉन्ड इकोनॉमिक मेजर है। जी, हम सोशल सेक्टर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ह्यूमन कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो सॉफ्ट स्किल है और जो वो बढ़े, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट देने वाला स्किल है वो बढ़े, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, तो इन सबों को लेकर के हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक तरह से बनाया गया है, और इसीलिए जो है इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए जो है इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें कि आपका मैटरनल मोर्टिलिटी कम होगा, मैंने एक स्वस्थ माँ, स्वस्थ बच्चा तो स्वस्थ अर्थव्यवस्था, ये लिंक है। स्वस्थ माँ होंगी तो स्वस्थ बच्चा होगा और स्वस्थ अर्थव्यवस्था होगा। अच्छा, इस अभियान में आपने बताया वॉलंटरी भी लोग काम कर रहे हैं, खास बात से जन भागीदारी की अगर हम बात करें, जन भागीदारी इस पूरे अभियान को सफल बनाने में कितनी ज़रूरी है, कितनी बड़ी भूमिका है? क्योंकि अभियान बहुत बड़ा है, कागज़ पे बहुत जो बातें दिख रही हैं वो ज़मीन पर उतरें, इसके लिए जन भागीदारी भी ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एक्शन प्लान जब आपने पूछा था, तो सिर्फ सरकारी अमला ही काम नहीं करेगा, इसमें हम जनता को भी इसमें बढ़ चढ़ के, आपने देखा था स्वच्छता अभियान में भी जनता और कई सारे क्लब, कई सारे एनजीओ आगे बढ़ करके, कॉरपोरेट आगे बढ़ के आए थे। तो ये 3 महीने तक चलने वाला जो अभियान है उसमें जिला और ब्लॉक के अधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर के उनके फॉलोअर्स जो है और जो उस ब्लॉक और जिले के जो लोग हैं
वो उस पर काम करेंगे। नुक्कड़ नाटक की तरह के, या पौष्टिक आहार मेला लगा सकते हैं, स्वास्थ्य शिविर लगा सकते हैं, जागरूकता मार्च कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, पोस्टर निर्माण, कविता प्रतियोगिता कर सकते हैं। और ये सब लोकल लेवल पर वहाँ के लोगों को द्वारा आयोजित करना है, वहाँ के लोगों को उसमें प्रतिभागी बनना है। तो इस तरह से एक जन जागरूकता वहाँ पर इन विषयों, इन मुद्दों के ऊपर में आ जाएगा। मनीष जी, आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया था एसएसजी को लेकर, जो बोल रहे थे, जवाब दे रहे थे कि रिवॉल्विंग फंड। जी, ये क्या होता है, कहाँ से रिवॉल्विंग फंड जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए दिया जाता है। 10,000 से लेके 15,000 रुपये प्रति एलिजिबल जो एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको। और ये पैसा जो है वो जो बैंक्स हैं, बैंक भी देती हैं, कॉरपोरेट भी देते हैं, जो फंडिंग एजेंसी जो भी है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल फंडिंग एजेंसी है, वो उनको एसएचजी को मुहैया कराते हैं कुछ शर्तों पर। तो ये पैसा आने से उनको एक सीड मनी की तरफ काम करता है एसएचजी को। और जो जिन महिलाओं के हम स्वास्थ्य की देखभाल की बात कर रहे हैं, उनको एसएचजी से जोड़ा जाए तो वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं। और जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी तो अपने स्वास्थ्य संबंधी जो उनकी चिंताएं हैं उसके बारे में वो खुद निर्णय ले पाएंगे। और हम जो चाह रहे हैं गोल कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हो जाए या इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हो जाए, तो उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। जी। और मैं एक एएनसी पर इतना महत्व क्यों है सरकार का? एएनसी जो है वो क्योंकि जब हम आकांक्षी ज़िलों की बात कर रहे हैं, संपूर्णता अभियान की बात कर रहे हैं, तो एएनसी पर सरकार का बहुत फोकस है। एएनसी का फोकस शुरू से ही रहा है। आप भारत में जब भी जनसंख्या नीति बनी है और ख़ास करके एनएफएचएस जब से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, और उसके बाद हम लोग को जब समझ में आया कि किस तरह से जन्म के समय मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बहुत हाई है, तो ऐसे में हमें देखना पड़ रहा है कि हम क्या करें कि जिससे कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इवन चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट को हम घटाएं। क्योंकि इनको घटाए बगैर जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करना, क्योंकि जब बच्चा का मृत्यु होती है तो उस समय माँ को और एक बच्चा की लालसा बढ़ती है, उनको अनसर्टेनिटी में रहते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस के कारण जो मदर्स की, जो खास करके प्रेग्नेंट मदर्स की जो डेथ होती है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट वो हाई होने से समाज को बड़ा धक्का लगता है। तो उसको कम करना है, बर्थ आउटकम जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं बर्थ रिलेटेड उनको मिनिमाइज करना है, उनको मैनेज करना है। और ख़ास करके जो चाइल्ड बर्थ के लिए तैयारी जो होती है माताओं को, उसको उनको बताना है कि आपको कैसे रहना है, क्या खाना, क्या पीना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और घर में जो डिलीवरी होता है उसके अंतर क्या है और किस तरह से फ़र्क पड़ता है। और कुल मिलाकर ये फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करेगा अगर, तो इसलिए एएनसी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जी मनीष जी, जब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रधानमंत्री जी जो जाति की बात करते हैं उनके लिए ये आम जो जाति धर्म वाली जातियां नहीं, उनके लिए 4 जातियां हैं, वो महिला हैं, युवा हैं, गरीब हैं और किसान हैं। जब किसानों की बात आती है तो सॉइल कार्ड की अभी आपने बात की, कितना फोकस है सरकार का सॉइल कार्ड और इसका इतना महत्व क्यों है? क्योंकि जो गरीब किसान हैं, जो गरीब गांव के जो किसान हैं, छोटे छोटे किसान, वो तो जानते भी नहीं है शायद इसके किसान जो हैं वो आज भी उसी अवस्था में है। जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा है भी कि उनकी जो आय है वो बढ़ नहीं रही है। और आय नहीं बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण है कि जो अनसाइंटिफिक जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, हम अंधाधुंध चलते, पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, फिर फर्टिलाइजर का बोलबाला आया, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसमें फर्टिलाइजर बढ़ाने लगे, तो उससे क्या है, जो मिट्टी की जो उर्वरता है वो घटती हुई दिख रही है और मिट्टी का पोषक तत्व कम होता नज़र आ रहा है। तो ऐसे में किस तरह की मिट्टी है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसका परीक्षण करना ज़रूरी है, जिसके कारण जो है फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल जो ऑप्टिमम तरीके से कर पाएंगे। फर्टिलिटी रेट जो सॉइल की जो उर्वरता है वो आपकी अभी एक ही फसल लिए जा रहे हैं, एक या 2 तरह की फसल हर साल, वही कॉस्ट कम होगा और आपके किस ज़मीन में, किस मिट्टी में कौन सा फसल देना है, किस तरह की उर्वरा देना है, कितना पानी देना है, ये अगर आपको किसान को पता लग जाए
तो उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी और आय भी बढ़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए कार्ड का बहुत ज़्यादा इसमें जी। importance शिक्षा के है। क्षेत्र में किस तरह की प्लानिंग है संपूर्णता अभियान में? शिक्षा के क्षेत्र में जो एक तो मैंने बताया कि 1 महीने के अंदर ही उनको बुक्स तो देना है। दूसरा इलेक्ट्रिफिकेशन वाली जो बात है जी। कि इलेक्ट्रिफिकेशन करना है हर एक स्कूल को, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन होने लगा है। जब तक इलेक्ट्रीफाइड स्कूल नहीं होगा, माने विद्युतीकरण वाला स्कूल नहीं होगा, तब तक ये जो मॉडर्न टीचिंग एड्स है इसका फ़ायदा जो हम ग्रामीण बच्चों को नहीं दे पाएंगे। और आजकल आप जानते हैं कि डिजिटल टीचिंग के कारण जो है जो आयाम है शिक्षा का वो बढ़ जाता है। एक तो ये हुआ। दूसरा, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल ही उनके सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होता है। तो इलेक्ट्रिक होने से वहाँ पर उन केंद्रों को भी इस तरह की गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा और उनका सामाजिक समरसता बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी। और इसके अलावा जो सुरक्षा का कारण भी एक होता है इलेक्ट्रिक होने से, और पढ़ाने का ड्यूरेशन भी बढ़ेगा। मान लीजिए एक स्कूल है तो 2 शिफ्ट में स्कूल चल सकता है, 3 शिफ्ट स्कूल हम प्रौढ़ शिक्षा भी वहाँ पर चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, 2018 में जो आकांक्षी ज़िला योजना थी उसकी शुरुआत हुई थी। करीब 6 साल का वक्त निकल गया है। इन 6 सालों में इन आकांक्षी ज़िलों में क्या बदलाव आया है? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया जी। ये जो है इसके लिए एक इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एक संस्था है जिसने सोशल प्रोग्रेसिव इम्पेटिटिव नाम से उन्होंने एक रिपोर्ट छापा था जी। जिसमें कि अमित कपूर जो भारत के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं और एक माइकल ग्रीन थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट छापा है और वो ऑनलाइन आपको अवेलेबल रहेगा। उन्होंने जो दिखाया अभी तक ज़्यादातर सिर्फ जो है एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज जो उस समय 5 फोकस बिंदु थे 2018 में, उसमें ही सिर्फ 80% तक पहुँचे थे, लक्ष्य को प्राप्त किए थे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर 20% तक लक्ष्य प्राप्त किया सिर्फ। एजुकेशन में 10 से 15% लक्ष्य प्राप्त किया। फाइनेंशियल इंक्लूजन में 70% जो मुद्रा योजना और जनधन योजना आई उसके कारण ये हो पाया। हेल्थ और न्यूट्रिशन में 10 और स्किल डेवलपमेंट में 70% तक गया। तो अगर ओवरऑल देखते तो हमारा लक्ष्य से हम बहुत पीछे रहे हैं जी। लेकिन अगर हम और ये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही संपूर्णता अभियान, ये कॉम्पिटिटिव उनको और उसका दायरा बढ़ा दिया गया, ब्लॉक लेवल तक बढ़ा दिया गया। और उस समय जो इन लोगों ने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि चंडीगढ़ जो था वो 80% लक्ष्य को प्राप्त किया। उड़ीसा 70% जो जिले थे, उड़ीसा के जो जिले अलॉट थे उसमें 70%। और अगर जिलों की बात करें तो बारपेटा असम का या पूर्णिया बिहार का, इन लोगों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था KPI पर। लेकिन उल्टी दूसरी तरफ जो है कालाहांडी जो उड़ीसा में है, जो बहुत चर्चित रहा अपनी गरीबी के कारण, और फिर राजनांदगांव मध्य प्रदेश का, इनके छत्तीसगढ़ का जी जी, इनके परफॉर्मेंस जो है बहुत कमज़ोर रहे। तो उस तरह से अगर कॉम्पिटिटिवनेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अब हो नहीं पाया। लेकिन इस बार हम इसीलिए उसकी दायरा को बढ़ाए और इसमें डिस्ट्रिक्ट भी लाए, ब्लॉक भी लाए, जिससे कि और इंटेंसिव तरीके से हम इस प्रोग्राम को, इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएं और इसको लक्ष्य को जो है प्राप्ति करें। और इसलिए 3C अप्रोच रखा गया, कन्वर्जेंस हो, कोलैबोरेशन हो और कंपटीशन हो। तो कन्वर्जेंस में जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, जनता भी सब पार्टिसिपेट करे। कोलैबोरेशन में सभी मिलजुल करके काम करें। और कंपटीशन हो कि जिले जिले में कंपटीशन, ब्लॉक में कंपटीशन हो, राज्य में कंपटीशन हो, कौन कितना लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहा है। मनीष जी, पिछले कुछ सालों में हम अगर इस सबसे इतर राजनीतिक उसमें देखें तो बड़े बड़े वादे और चुनावी घोषणाएं होती रही हैं। मैं पहली बार या कहें कि कई साल बाद आकांक्षी ज़िला योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो है संपूर्णता अभियान जो है ये मुझे बहुत टाइट दिख रहा है, बहुत कसा हुआ और बहुत अच्छी सोच के साथ, विज़न के साथ आगे बढ़ने वाला दिख रहा है। आप एक अर्थशास्त्री होने के नाते, आपका बहुत लंबा अनुभव है, आप इस पूरे अभियान को किस तरह देखते हैं? देखिए, हम अर्थशास्त्र में थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में बैलेंस्ड ग्रोथ और अनबैलेंस्ड ग्रोथ पढ़ाते हैं जी। तो बैलेंस ग्रोथ में हम क्या करते हैं कि हर क्षेत्र के विकास का, और हर क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा सेक्टर जो है उनका, प्लस कृषि क्षेत्र में भी हर जिला, हर शहर। अब जो जिसको हम अनबैलेंस ग्रोथ कहते हैं उसमें केवल एक क्षेत्र बढ़े तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। उस क्षेत्र के विकास के कारण दूसरे क्षेत्र जो है वो
उनका विकास होगा। जैसे मान लीजिए किसी एक जगह पर आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगाया, तो आसपास के क्षेत्र में अस्पताल और वो जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो ज़रूरत है उनका विकास होता है, तो उसको अनबैलेंस ग्रोथ कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म हम लोगों ने रखा हुआ है प्रोग्राम कि 3 महीने के अंदर करना है, और छोटे छोटे सिर्फ 118 जिले लिए गए हैं और 500 ब्लॉक लिया गया है। तो 500 ब्लॉक को फोकस तरीके से 3 महीने में करेंगे, और उसका जब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, उत्साहवर्धक आएगा, तो फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो टारगेट जो है हमेशा ऊंचा ही रखना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति जो है उस टारगेट के लिए और शिद्दत के साथ में काम और ये मुझे ये भी लगता है कि जो आकांक्षी ब्लॉक हैं या ज़िले हैं, जब यहाँ पर संपूर्ण डेवलपमेंट होगा, चाहे वो एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो या बाकी, तो एक जो पलायन की समस्या है गांव से शहर को जाने वाले, या मुझे लगता है शायद ये भी कम होगी, स्किल डेवलपमेंट को भी ध्यान देगा। और आप देखते हैं कि 66% आबादी अभी भी गांव में रह रही है। तो हालांकि ये गति बढ़ रहा है साल दर साल पलायन का, लेकिन अगर किसानों को उनकी सुविधाएं दे दी जाए, उनको उनकी आय अगर बढ़ जाए, तो किसान बाहर नहीं जाएंगे, तो सॉयल हेल्थ कार्ड उसमें मदद करेगा। पॉपुलेशन अगर कम हो जाता है गांव का, तो क्यों बढ़ रहा है? परिवार की खर्च बढ़ गए, पर्याप्त हो जाएंगे। हाँ, परिवार का खर्च बढ़ रहा है, वो खर्च वहाँ से वो जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। तो परिवार का स्वास्थ्य का खर्च घट जाए, परिवार की जनसंख्या घट जाए, तो किसानों की समस्या या जो ग्रामीणों की समस्या, हर एक ग्रामीण जो है किसान नहीं होता, हर एक किसान जो है ग्रामीण तो होता है, लेकिन हर एक ग्रामीण जो है वो, तो हम ग्रामीणों की समस्या को घटा सकते। तो जो आप कह रहे हैं वो भी इनडायरेक्टली वो लक्ष्य भी पूरा होगा। जी। आज के इस कार्यक्रम में अब समय जो है वो समाप्ति की ओर आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी डीप जो है वो जानकारी और इतने डेटा के साथ हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। उम्मीद है लोगों को भी ये समझ में आ रहा होगा कि यकीनन कि संपूर्णता अभियान जो है वो क्या है, उसका मकसद क्या है, और इसको लेकर केंद्र सरकार लोगों तक क्या पहुंचाना चाहती है। मैं अंत करने के पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के श्रोताओं के लिए हमारे यहाँ जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है जो 48 है हर 1000 लाइव बर्थ में, और नियोनेटल जो डेथ है वो 35 है हर 1000 लाइव बर्थ पर, और ये जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में हम तीसरे नंबर पर हैं। तो हमारी स्थिति मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में या चाइल्ड एंटी नियोनेटल मोर्टिलिटी में या इन्फेंट मोर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा है। तो हमें और इस जागरूकता अभियान के तहत ठीक है, जागरूक होने की ज़रूरत है लोगों। जी एडीपी और जो एबीपी जो की बात कर रहे हैं, इसके इतर भी हम दूसरी जगह पर भी इस जागरूकता को बढ़ा, भले वो चयनित या चिन्हित जिले या ब्लॉक ना भी हों, तो भी हम एक सामान्य नागरिक होने के नाते जिन मुद्दों को चयन किया गया इन ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट के लिए, उन मुद्दों को और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट भले वो चयनित ना हो, वहाँ तक भी हम पहुँचाने में मदद करें। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस मौके पर इस बिंदु पर बात करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए कहा। बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।